नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आपके बीच अब टेट परीक्षाओं के लिए पार्ट 11 लेके आ गया हूँ। पार्ट 11 का जो पहला क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल में मानव की महान खोज थी। तो पूरा पाषाण काल में जो है वो मानव के द्वारा किस चीज़ की खोज की गई थी, तो इसका राइट आंसर है आग। अगली क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, कौन सी शिल्पकारिता आर्यों में प्रचलित नहीं थी। देखिए, कौन सी शिल्पकारिता ऐसी थी जो आर्यों में प्रचलित नहीं थी, तो वो थी लोहारगिरी। अगली क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि महावीर की मूल शिक्षाएं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में संग्रहित है। देखिए, जो महावीर जी थे, जो कि वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के, अगर मैं उनकी बात करता हूँ तो उनकी जो शिक्षाएं हैं वो कौन से ग्रंथ में जो संग्रहित थी, तो वो थी पूर्वा ग्रंथ में। अगर महावीर के बारे में बात की जाए तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कुंडग्राम में हुआ है और इनकी जो मृत्यु है वो पावापुरी नामक स्थान में हुई थी। देखिए, महावीर की माता और पिता का नाम भी हमें पता होने चाहिए। महावीर की अगर माता की बात करें तो इनकी माता का नाम था त्रिशला और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। अगली क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कौन सा शासक सिंचाई के लिए अधिक संख्या में नहरों को बनाने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था। तो ऐसा कौन सा शासक था जो सिंचाई के लिए अधिक संख्या में नहरों को बनाने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो उसने बहुत अधिक नहरें बना दी थी, तो इसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की अगर मैं बात करता हूँ तो इसने फिरोजाबाद शहर और फिरोजपुर शहर की भी नींव रखी थी। प्लस अगर मैं तुगलक साम्राज्य की बात करता हूँ तो तुगलक वंश की जो स्थापना है वो ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। देखिए, ये वही ग्यासुद्दीन तुगलक है जिनको गाजी तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, क्वेश्चन ये भी आता है कि उस मोरक्को यात्री का नाम बताओ जो मोहम्मद बिन तुगलक की शासन काल में भारत आया था, तो इसका नाम है इब्न बतूता। तो याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में इब्न बतूता भारत आया था। ग्यासुद्दीन तुगलक ने स्थापना की थी तुगलक वंश की, और नहरें जो है सिंचाई के लिए जो सबसे अधिक बनाई थी वो बनाई थी किसने, फिरोज शाह तुगलक। तो ये कुछ टफ क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं और हर एक क्वेश्चन हम ढंग से पढ़ने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए कौन से मुगल शासक ने भूमि प्रदान की। तो कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसने अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर बन रहा है उसके लिए भूमि प्रदान की होगी। तो आपको ऑप्शन से ही पता चल जाएगा राइट आंसर क्या है, अकबर। अगर मैं अकबर के बारे में बात करता हूँ तो अकबर ने जो है वो दीन ए इलाही की स्थापना की थी 1582 में। देखिए, अगर बात करता हूँ अकबर की, तो गुरु अर्जन देव जो होते थे इनके समय इन्होंने जो है स्वर्ण मंदिर के लिए भूमि दान की थी। और गुरु अर्जन देव की अगर मैं बात करता हूँ तो गुरु अर्जन देव सिखों के कौन से नंबर के गुरु है, 5वें नंबर के गुरु है। देखिए दोस्तों, गुरुमुखी लिपि के जनक किस सिख गुरु को कहा जाता है, तो याद रखना है कि गुरुमुखी लिपि के जो जनक है इन गुरु अंगद देव को कहा जाता है। देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि अमृतसर शहर, देखिए जिस अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर है, इस अमृतसर शहर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई, तो गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए, द खजुराहो श्राइन्स बिल्ड द बाय चंद्रा रूरल्स आर डेडिकेटेड टू। देखिए, खजुराहो की जो मंदिर है वो कहाँ पर है और किसको समर्पित है, पहला क्वेश्चन तो ये था। देखिए, अगर मैं खजुराहो के मंदिर के बारे में बात करता हूँ तो ये विष्णु और भगवान शिव को समर्पित है। और खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को में जो डाला था वो 1986 में डाला था। क्वेश्चन आएगा कि खजुराहो के जो मंदिर है ये कहाँ पर है, तो खजुराहो के मंदिरों की अगर मैं बात करता हूँ तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों, आपने याद रखना है कि यूनेस्को डे, विश्व यूनेस्को डे कब मनाया जाता है, तो याद रखना 18 अप्रैल को यूनेस्को डे भी मनाया जाता है। और खजुराहो के मंदिर को 1986 में शामिल किया गया है किसमें, यूनेस्को में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, भारतीय पुरातन महाग्रंथ है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी, क्योंकि अब मैंने टारगेट रखा है कि खुद भी बच्चे जो है आंसर देंगे। किसके शासनकाल में हुनों ने भारत में पहला आक्रमण किया था। देखिए, किसके शासनकाल में जो है हुनों ने भारत में पहला आक्रमण किया था, तो ये गुप्त वंश के शासनकाल के दौरान जो है इन्होंने भारत में पहला आक्रमण किया था। अगर मैं बात करता हूँ गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश की जो स्थापना है वो श्री गुप्त के द्वारा की गई है। देखिए, एक चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से एक राजा है गुप्त वंश के, इनके समय इनके समकालीन कौन थे, कौन से कवि थे, तो इनका नाम कालिदास। तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, गुरु नानक जी का जन्म स्थान कौन सा था। देखिए, अगर मैं गुरु नानक जी की बात करता हूँ तो गुरु नानक जी जो है ये सिख धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक माने जाते हैं। देखिए, गुरु नानक देव की अगर मैं बात करता हूँ तो इनका जो जन्म स्थान है वो तलवंडी में है। तलवंडी वर्तमान में जो पड़ता है ये पाकिस्तान में है। गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वो 1469 1469 में हुआ था
और मृत्यु जो इनकी हुई थी वो 1539 में हुई थी। और मृत्यु कहाँ हुई थी? पंजाब के करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। और जन्म जो इनका हुआ था ननकाना साहिब तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। आज संडे भी है तो कुछ हम आज एन्जॉयमेंट यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा जो है अच्छे से करने वाले। आज मैं अच्छे क्वेश्चन आपके बीच लाया हूँ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको जो बनाया था वो बनाया था मदन मोहन मालवीय। देखिए, इसके साथ साथ हम कुछ और भी याद कर लेते हैं, जैसे आर्य समाज बहुत बार टेट परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और ब्रह्मा समाज बहुत बार पूछा जाता है, ब्रह्मा समाज की थी राजा राम मोहन राय ने। और प्रार्थना समाज भी पूछ लिया जाता है, ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। तो सारे के सारे समाज आप ये याद रखें। अब अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम भारत की विभाजन की मांग कब की? अगर मैं मुस्लिम लीग की बात करता हूँ तो इन्होंने भारत से विभाजन की मतलब कि अलग पाकिस्तान की जो मांग की थी वो 1940 में की थी। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ मुस्लिम लीग की तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 में हुई थी। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा गांधी सत्याग्रह का स्वरूप नहीं है? तो कौन सा गांधी सत्याग्रह का स्वरूप नहीं है? तो हिजरत एक गांधी सत्याग्रह का स्वरूप नहीं है। देखिए, असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था और भूख हड़ताल भी गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। देखिए, मैं कुछ गांधी जी के आंदोलनों की अगर बात करता हूँ तो जैसे सबसे पहले उन्होंने चंपारण आंदोलन 1917 में चलाया था, खेड़ा आंदोलन, अहमदा मिल मजदूर आंदोलन ये भी 1918 में चलाया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 से 1922 के बीच में चलाया। दांडी मार्च जो है वो भी गांधी जी ने ही चलाया था। दांडी मार्च इन्होंने चलाया था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च चलाया। इसके बाद 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। देखिए, टेट परीक्षाओं के लिए ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप इन सभी क्वेश्चन को याद रखें। और ऐसा 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? तो ये कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इसमें हिस्सा लिया था किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी जी। देखिए, आपका टेट में 90 में से 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए जब तक हमारा टेट होने वाले हैं, और ये जो नॉन मेडिकल वाले हैं, शास्त्री वाले हैं, इनके भी जो टेट आ रहे हैं 30 नंबर का जीके भाई आप लोगों को भी आता है। तो आप लोगों ने सभी ने जो है जीएस अच्छा करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। ये जीएस देख रहे हो, काम खत्म है भाई, सफिशेंट है, कहीं जीएस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यही क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर के लिए लास्ट में मैं आपके लिए सीरीज़ ला दूंगा, वो ऐसी सीरीज होगी जिसमें करंट अफेयर वही उसी में से आपको देखने को मिलेगा। कालका शिमला रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है? देखिए, कालका शिमला रेलवे लाइन की इस बार लंबाई पूछी गई थी, तो कालका शिमला रेलवे लाइन की जो लंबाई है वो 96 किलोमीटर है। देखिए, हम विस्तार से हमेशा कालका शिमला रेलवे लाइन के बारे में बात करते हैं। कालका शिमला रेलवे लाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें टोटल 103 टनल है। और 103 टनल में से ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में जो अब टनलों की संख्या है वो 102 रह गई है। आपने याद रखना है कि कालका शिमला रेलवे लाइन की जो इनॉग्रेशन है वो 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुई थी। देखिए दोस्तों, कालका शिमला रेलवे लाइन को यूनेस्को में 2008 में डाला गया था। और अगर मैं बात करता हूँ कालका शिमला रेलवे लाइन की, तो यहाँ की सबसे बड़ी जो सुरंग है इसका नाम है बड़ोग, जो कि सोलन में पड़ती है। बहुत बार बता चुका हूँ। देखिए, कुछ रेलवे लाइन और भी हिमाचल प्रदेश की है, जैसे पठानपुर से जोगिंदर नगर, यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है जो कि 113 किलोमीटर लंबी है। पठानपुर से जोगिंदर नगर 113 किलोमीटर लंबी है। नंगल ऊना रेलवे लाइन, ये भी एक है भाई, नंगल ऊना रेलवे लाइन, ये 33 किलोमीटर लंबी है। तो ये कुछ लंबाई थी रेलवे लाइन की जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। कांगड़ा के किस कटोच वंशीय शासक ने सुजानपुर टीरा की स्थापना की? तो कांगड़ा का ऐसा कौन सा कटोच वंशीय शासक था जिसने सुजानपुर टीरा की जो स्थापना की थी? तो इसका जो आंसर आएगा वह है अभय चंद। अभय चंद के द्वारा जो है वो सुजानपुर टीरा की जो है वो क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में कौन सा गांव विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए विख्यात है? देखिए, हिमाचल प्रदेश का भैया ऐसा कौन सा गांव है जहां पे सबसे पुराना लोकतंत्र है? तो ये कौन सा गांव है? मलाणा। मलाणा एक ऐसा गांव है जहां का सबसे पुराना लोकतंत्र है। और मलाणा गांव में जो है ऋषि भगवान जामलू या ऋषि जमदग्नि की पूजा की जाती है, जिनको जामलू देवता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अगर मैं एक
क्वेश्चन आता है मलाना खड्ड कि मलाना खड्ड किसकी सहायक नदी है। तो मलाना खड्ड जो है वो व्यास की सहायक नदी है। और एक मलाना 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि मलाना 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मलाना 2 जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है। तो ये 100 मेगावाट की है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। हर एक क्वेश्चन मेरे पास महत्वपूर्ण छिपा है, क्योंकि ये क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर बार होते हैं। अगर ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा तो मैं इसके बारे में आपको अन्य क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो उसमें से कुछ ना कुछ रिपीट होने वाला है। भाई आपने मेरी सारी की सारी वीडियोज़ पार्ट 1 से देख लेनी है। आप कहीं भी जीके देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर को छोड़ के आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मिलने वाली है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर भगवती चीन मस्तिका के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो आपने देखे भी नहीं होंगे, बुक्सों में भी नहीं पढ़े होंगे। तो चीन मस्तिका के लिए जो प्रसिद्ध है ये कौन सा मंदिर है, चिंतपूर्णी मंदिर। देखिए पहले तो पता होना चाहिए कि चिंतपूर्णी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो चिंतपूर्णी मंदिर जो है ये हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित है। देखिए एक और मंदिर है ब्रिजेश्वरी मंदिर। ब्रिजेश्वरी मंदिर कहाँ पे है, कांगड़ा में है। बगलामुखी मंदिर कहाँ पे है, ये भी कांगड़ा में है। और ज्वालामुखी मंदिर भी कहाँ पे, कांगड़ा में स्थित है। और एक और मंदिर है नैना देवी जी का मंदिर। तो नैना देवी जी का जो मंदिर बिलासपुर में है और वहीं पे नैना देवी विधानसभा क्षेत्र भी है। तो आपने ये चीज़ भी याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। हिमाचल प्रदेश के किस जनजाति द्वारा परंपरागत नृत्य डंडारस किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति हिमाचल की ऐसी है जिसके द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है डंडारस। डंडारस जो किया जाता है ये गद्दियों के द्वारा किया जाता है। अगर मैं गद्दियों की बात करता हूँ तो इनका एक फेमस और फेस्टिवल है जिसका नाम है नवाला। नवाला किसका प्रसिद्ध एक फेस्टिवल है, तो बोल देना भाई गद्दी। डंडारस भी किसका है, गद्दियों का। अगर मैं बात करता हूँ नवाला की, तो नवाला इनका भगवान शिव को समर्पित है, नवाला उत्सव। देखिए अगर मैं गद्दियों के कुछ मैरिज की टाइप की बात करता हूँ तो जैसे झंझारा इनका मैरिज का टाइम है, झींड फूक इनका मैरिज का टाइप है, बट्टा सट्टा, दानपून, धनजवंतरी और ये सारे के सारे जो है इनके जो है वो क्या है, मैरिज के टाइप है। देखिए हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा मेला है जो अश्लील गीत जहाँ से शुरू होते हैं। तो अश्लील गीत जो शुरू होते हैं ये दखरेन उत्सव या दखरेन महोत्सव से शुरू होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट था ये। हिमाचल प्रदेश में घंटाल उत्सव किस जिले में मनाया जाता है। देखिए हिमाचल प्रदेश में एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है घंटाल उत्सव। तो कहाँ मनाया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो घंटाल उत्सव जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। देखिए लाहौल स्पीति में मनाया जाता है घंटाल उत्सव। देखिए इसके अलावा लाहौल स्पीति में कुछ और फेयर एंड फेस्टिवल्स है, कुछ वैलीज़ है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि देखिए लाहौल स्पीति को वैली ऑफ ग्लेशियर किसके द्वारा कहा गया था। तो वैली ऑफ ग्लेशियर जो है लाहौल स्पीति को वो एड्रयू विल्सन के द्वारा कहा गया था। कब कहा गया था, 1873 में इनको जो है वैली ऑफ ग्लेशियर कहा गया था। देखिए स्वांगला और गारजा ये कहाँ के फेस्टिवल है, तो आपने याद रखना है स्वांगला और गारजा जो है ये कहाँ के हैं, लाहौल स्पीति के है। और कुछ फेयर जैसे किन्नौर की हम बात करते हैं, किन्नौर का फेयर है, लोसर है जो कि लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों में होता है। पोरी फेस्टिवल लाहौल स्पीति का है, गोची भी लाहौल स्पीति का है, फागली हो गया। शुनतो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुनतो कहाँ का फेस्टिवल है, तो शुनतो जो फेस्टिवल है ये भी कहाँ का है जी, हमारे लाहौल स्पीति का ही है। तो शुनतो, फागली, गोची, पोरी, लोसर दोनों का है। नववर्ष त्यौहार है लोसर, और गारजा और स्वांगला ये सारे के सारे फेस्टिवल है कहाँ के, लाहौल स्पीति। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मणिमहेश झील स्थित है। देखिए मणिमहेश झील कहाँ पे है, तो मणिमहेश झील जो है ये चंबा जिले में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ मणिमहेश झील की, तो मणिमहेश झील जो है इसके अलावा चंबा में और भी झीलें हैं। मणिमहेश झील तो चंबा में है। लामा डल झील कहाँ पे है, तो लामा डल झील भी हमारे चंबा जिले में है। महाकाली झील चंबा में है, घड़ासरू झील चंबा में है, और खजियार जो झील है वो भी कहाँ पर है, हमारे चंबा में है। देखो दोस्तों खजियार को हिमाचल प्रदेश नहीं पूरे भारत में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। देखिए रूपा घाटी कहाँ पे है, ये रूपा घाटी जो है ये किन्नौर जिले में है। रूपा घाटी, रूपा घाटी जो है ये किन्नौर जिले में है। अगर मैं बात करता हूँ रूपा घाटी की, रूपा घाटी जो है ये किन्नौर जिले में है। किन्नौर में ही बसपा घाटी है जिसको सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जैसे मूलगांव घाटी है, रूपा घाटी आपकी हो गई, पैजूर घाटी होगी, वांगता घाटी होगी, पैजूर घाटी, वांगता घाटी, मूलगांव घाटी, ये सारी घाटियाँ कहाँ पे, किन्नौर में। कुछ लाहौल स्पीति की घाटियाँ देख लेते हैं, जैसे कि पट्टन घाटी बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। तो पट्टन घाटी कहाँ की है, लाहौल स्पीति की। चंद्रा घाटी है, भागा घाटी है,
ये सारी कहाँ की है? चंद्रभागा और पट्टन घाटी, ये तीनों कहाँ की है? लाहौल स्पीति की है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी, सबसे फर्टाइल वैली हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है, इसका नाम क्या है? बलिया घाटी, जो कि कहाँ पे? मंडी जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। हर एक क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ महत्वपूर्ण होता है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लवी मेला लगता है? तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर कौन सा मेला लगता है? लवी मेला। अगर मैं लवी मेले की बात करता हूँ तो लवी मेला जो लगता है ये शिमला जिले में लगता है, और शिमला के रामपुर बुशहर में ये मेला लगता है। ऐसा माना जाता है कि ये मेला 300 साल पुराना मेला है और ये एक ट्रेड फेयर है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ शिमला के, जैसे कि कुल्लू का दशहरा। कुल्लू का जो दशहरा है ये अंतर्राष्ट्रीय एक मेला है। अगर मैं कुल्लू के दशहरे की बात करता हूँ तो इसको कुल्लू के शक्तिशाली राजा जगत सिंह के द्वारा शुरू करवाया गया था। देखिए, कुल्लू में जो है रघुनाथ जी की मूर्ति भी लाई गई थी। तो राजा जगत सिंह के कार्यकाल के दौरान ही दामोदर दास एक ब्राह्मण होते थे, इन्होंने जो है अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति लाई थी। देखिए, जो कुल्लू का दशहरा होता है एक अंतर्राष्ट्रीय मेला होता है, और ये जो है वो कुल्लू के कौन से मैदान में लगता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पेपर में एग्जामिनर जरूर पूछ सकता है। तो आपने क्या बोलना है कि कुल्लू में एक ढालपुर मैदान है, वहाँ पे ये मेला लगता है, कौन सा? कुल्लू का दशहरा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के नौनी सोलन की हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय के प्रथम वाइस चांसलर या प्रथम कुलपति कौन थे? देखिए, ये तो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि नौनी यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर एंड यूनिवर्सिटी जो है वाइस परमार, ये कहाँ पे है? नौनी सोलन में स्थित है। वाइस परमार जी की जो यूनिवर्सिटी है कहाँ पे है भाई? नौनी सोलन में है। अगर मैं बात करता हूँ इसके प्रथम चांसलर जो है कुलपति कौन थे, तो इनका नाम था एम.आर. ठाकुर। एम.आर. ठाकुर इनका नाम था। वैसे ही हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी की, तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, वाइस परमार यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1985 में। अगर बात करता हूँ एचपीयू की, तो एचपीयू की स्थापना हुई थी 1970 में। और एचपीयू के जो पहले कुलपति है, प्रथम कुलपति है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के, इनका नाम है डॉक्टर रामकरण सिंह। याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ब्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस स्थान पर काटती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्यास नदी जो है वो धौलाधार जो पर्वत श्रृंखला है वो उसको किस स्थान पर काटती है? तो ये काटती है लारजी नामक स्थान पे। अगर मैं बात करता हूँ ब्यास की, तो ब्यास की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। तो लारजी एक ब्यास की सहायक नदियाँ हैं, और लारजी नदी पे ही लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया है। लारजी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना दिया है जो 126 मेगावाट का है, और ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला को कहाँ पे काटती है? तो याद रखना लारजी नामक स्थान पे काट। अब अगली क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सौर मंडल में उपग्रहों की सर्वाधिक संख्या वाला ग्रह कौन सा है? तो ये आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर मैं सौर मंडल की बात करता हूँ तो सौर मंडल में टोटल जो ग्रहों की संख्या है वो 8 है, और पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है, प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का, जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा को जो है वो रात की रानी भी कहा जाता है। देखिए, फोबोस और डीमोस किसके दो उपग्रह है? तो फोबोस और डीमोस है ये मंगल के उपग्रह है। मंगल को ही लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और एक और जानकारी, डिमोस मंगल का उपग्रह तो है, लेकिन डिमोस जो है पूरे सौर मंडल का भी सबसे छोटा उपग्रह है। अगले क्वेश्चन, 22 दिसंबर को सबसे लंबे दिन और सबसे छोटी रात वाला स्थान कौन सा है? तो 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है, लेकिन वहाँ पे सबसे छोटी रात भी होती है। तो ये कहाँ पे होता है? मेलबर्न में होता है। और मेलबर्न कहाँ पे पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है खुद दक्षिणी गोलार्ध में है, और पूरे दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 22 दिसंबर होता है। तो ये तो आप ऑप्शन से ही यहाँ पे समझ रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, समुद्री भूमध्य क्षेत्रों में निम्न दाब और प्रकाश तथा परिवर्ती पवनों वाले क्षेत्र के लिए प्रयुक्त पद है। देखिए, जो समुद्री भूमध्य क्षेत्रों में जो निम्न दाब और प्रकाश तथा परिवर्ती पवनों वाले जो क्षेत्र है उनके लिए प्रयुक्त पद क्या है? तो इसका आंसर है डोल ड्रम्स। अगली क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? तो आपने ये पक्का बताना है। वैसे फाइनल आंसर की के तहत इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा के साथ स्थित नहीं है? तो हम लोग हिमाचल प्रदेश से आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हिमाचल की सीमा जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। देखिए, किस किस की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन तीनों ही की सीमा जो है पाकिस्तान के साथ लगती है, प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसकी सीमा भी किसके साथ टच होती है? पाकिस्तान के साथ। देखिए, हिमाचल प्रदेश किसके साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो याद रखना है, हिमाचल प्रदेश जो है वो चाइना के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और पूरे
याद रखना है, विश्व में ऐसा देश जो भारत के साथ सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है तो वो कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा टच होती है भारत के साथ। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, किस राज्य में आर्द्र कृषि प्रचलित है? देखिए आर्द्र कृषि जो है कहाँ पे है? वो केरल में प्रचलित है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, डायमंड किसका अपरूपी है? डायमंड जो है वो किसका अपरूपी है? तो डायमंड जो है कार्बन का अपरूपी। अगर मैं डायमंड की बात करता हूँ तो ये सॉलिड फॉर्म है प्योर कार्बन की। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, निम्न में से किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है? देखिए भारतीय क्षेत्र में नहीं हो रहा है, तो मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बोली है शायद एक बार, कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज 3 नदियों का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के राक्षस ताल से होता है। तो ऑप्शन में क्या था? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है ये जो है कहाँ से होता है? भारत से नहीं होता है। कहाँ से होता है भैया? ये होता है आपके मानसरोवर झील के राक्षस ताल से। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी को दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट है, और ब्रह्मपुत्र नदी की जो टोटल लेंथ है ये भी पेपर में पूछी गई है, 2900 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना है, इंपॉर्टेंट है भैया। देखिए 107वें नंबर का जो क्वेश्चन है, पश्चिमी मानसून ऋतु के दौरान, पश्चिमी मानसून ऋतु जो आती है, विंड्स मानसून जो आता है वो किस राज्य में चक्रवात ले आता है? तो याद रखना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हैली कॉमेट कितने वर्षों के बाद आता है? देखिए हैली कॉमेट आप नाम सुन के हैरान हो रहे होंगे कि हैली कॉमेट है क्या ये। तो हैली कॉमेट जो है वो 76 वर्षों के बाद आता है दोस्तों, ये बात आपने याद रखनी है। लास्ट टाइम आया था 1986 में हैली कॉमेट। क्या हैली कॉमेट, इसका नाम क्यों पड़ा? देखिए हैली कॉमेट को हम धूमकेतु कहते हैं। देखिए अब दोबारा कब आएगा हैली कॉमेट, याद रखना है, धूमकेतु दोबारा कब आएंगे? 2062 में दोबारा आएगा धूमकेतु। लेकिन आपने याद रखना है कि हैली कॉमेट के बारे में सर्वप्रथम 1682 में पता लगाया था एडमंड हेली ने। याद रखना, एडमंड हेली ने सबसे पहले पता लगाया था, इसलिए इसको क्या बोला? हैली कॉमेट। याद रखना है, हैली कॉमेट्स जो है वो धूमकेतु को ही बोलते हैं, और 1986 में आया था, 76 वर्षों बाद ही आते हैं, और अब कब आएगा? 2062 में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, निम्नलिखित में से एक कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए जब भी हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं तो हम क्योटो प्रोटोकॉल याद कर लेते हैं, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? तो याद रखना है 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। भाई याद रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 में हुआ था, लेकिन इस पर जो एग्जीटेंस जो साइन हुए थे वो होते 2005 में, याद रखना है। देखिए इसमें 6 ग्रीन हाउस गैसों को अप्लाई कर दिया गया था, जैसे कि अपनी CO2 है, मीथेन है, आपकी नाइट्रोक ऑक्साइड है, पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है और सल्फर हेक्सा है। तो 6 गैसों को, ग्रीन हाउस गैसों को अप्लाई किया गया था। कौन कौन सी? CO2, मीथेन, नाइट्रोक ऑक्साइड, पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्सा। तो इन सभी गैसों को इसमें देखा गया था। समुद्री जल अंश प्रति 1000 में औसत लवणता है। देखिए सैलिनिटी कितनी होती है ओशियन वाटर में? तो वो होती है 35। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो याद रखना है पश्चिमी प्रभावित नदी जो क्या नहीं बनाती है भैया? डेल्टा नहीं बनाती। पश्चिमी प्रभावित नदी जैसे कि ताप्ती और नर्मदा, ताप्ती और नर्मदा 2 नदियाँ ऐसी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। देखिए दोस्तों आपने याद रखना है, एक क्वेश्चन आता है, और ताप्ती नदियों का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट से होता है। मुल्ताई नामक स्थान बैतूल से होता है, मध्य प्रदेश से ताप्ती नदी का उद्गम। अगर मैं बात करता हूँ, नर्मदा और ताप्ती ऐसी 2 नदियाँ हैं भारत की जो भ्रंश घाटी, रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। एक क्वेश्चन और आता है कि ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो याद रखना सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। कौन सी नदी जिसकी सबसे ऊंची चोटी? देखो पर्वत श्रृंखला होती है इस टाइप की, और पर्वत श्रृंखला की जैसे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। और पर्वत श्रृंखला की होती है सबसे ऊंची चोटी। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़। ये भी आपने याद रखना है दोस्तों। हर एक चीज़ महत्वपूर्ण होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए मैं ये बोलता हूँ कि अगर टेट परीक्षाओं के लिए लगातार मेहनत करेंगे
और लगातार आप सोचेंगे कि यार हमें टेट परीक्षा क्वालिफाई करनी है, अगर आप सोचेंगे, पूछेंगे बकवास से क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे नहीं आएंगे, भाई क्या एग्जामिनर, मैं अगर मुझे इतना आइडिया होता कि यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो मैं आपको पहले ही बता देता कि आप 90 क्वेश्चन याद करो, यही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हम अपने ओर से जो हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको दे के बोल सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है टेट परीक्षाओं में रिपीटेड होते हैं। और भाई ऐसा नहीं है कि मैं वही करा रहा हूँ आपको, मैं इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बोलता हूँ रेणुका झील जो है सिरमौर ज़िले में है, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। रेणुका माता जी के जो पति है इनका नाम था ऋषि जमदग्नि, और सॉरी जो इनके जो बेटे थे इनका नाम था ऋषि परशुराम जी। देखिए अगर मैं बात करता हूँ रेणुका माता की, वहाँ पे सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है, ये भी आपने याद रखना है, और सबसे छोटी रामसर साइड भी है भारत की रेणुका झील। देखिए दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ बार बार, तो आपको ये क्वेश्चन जो अच्छे से पढ़ने हैं, लोगों की बातों में नहीं आना है। जो तो कैटेगरी वाले हैं उनको तो 82 मार्क्स लाने बहुत आसान है, वो तो मैं ये बोलता हूँ कि वो जीके यहीं देखेंगे तो आपके क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। लेकिन जो इसके अलावा जो कैटेगरी में नहीं है भाई, उनको थोड़ी सी 90 के लिए मशक्क़त करनी पड़ेगी, उनको थोड़ा अपना साइकोलॉजी और इंग्लिश भी सही करना होगा। कोशिश करूँगा बहुत जल्द साइकोलॉजी की भी क्लासें यहाँ पे लाऊँ, कम से कम नहीं तो 10 या 12 क्लासेस साइकोलॉजी की भी आपके बेस लाऊँ। लेकिन अभी आप प्यार दें, वीडियो को भाई शेयर करें, सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, देख रहा है और सब्सक्राइब करने के ही नहीं कर रहा है, और वीडियो देख के छोड़ के चला जा रहा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही दोबारा आपके पास तभी आएगी अगर कंटेंट अच्छा है। और अगर आपको मेरी हेल्प की कोई भी आवश्यकता है, वैसे मैं अपना नंबर अब प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ क्योंकि, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए भाई हमेशा अवेलेबल हूँ, ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पे मेरे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर एक चीज़ मांग सकते हैं, मैं ऑलवेज आपकी हेल्प के लिए खड़ा हूँ। ये चैनल मैंने आपके लिए बनाया है, आपको लगता है कि सर ये चीज़ आप इस चैनल पे लाओ, तो मैं उस चैनल पे वही चीज़ लाऊंगा। आप मुझे बताते रहे। आज के लिए भाई इतना ही, मैं अगली वीडियो में आपके बीच बहुत जल्द मिलता हूँ। ये था हमारा संडे सुपर धमाका, और आपने लास्ट क्वेश्चन जाते जाते ये बताना है कि हमारे वायुमंडल की ऐसी परत कौन सी है जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। जिसने ये वीडियो पूरी देखी है वो ये पूरा आंसर जो है मेरे को बताएगा। आज की वीडियो मैं यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।